जय हिंद दोस्तों चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। तो ऑप्शन में दिया है ए यूनान निवासियों ने, बी हिकेटियस को, सी भारत में और डी मार्टिन बैहम को। तो विश्व में सर्वप्रथम कहाँ के निवासियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। तो यह यूनान के निवासियों ने भूगोल को सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप प्रदान किया था। दोस्तों अगर बात करते हैं हिकेटियस को, तो हिकेटियस ने प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हें प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को। और भारत में बात करें अगर भारत में, तो भारत में विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान हुआ था। भारत में विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान हुआ था। बात करें अगर मार्टिन बैहम को, तो मार्टिन बैहम को यह सर्वप्रथम विश्व ग्लोब का विश्व का जो ग्लोब है, ग्लोब बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। सर्वप्रथम विश्व का ग्लोब बनाने का श्रेय मार्टिन बैहम को जाता है। दोस्तों सर्वप्रथम यूनानियों ने भूगोल को व्यवस्थित रूप प्रदान किया था और हिकेटियस को प्राचीन भूगोल का जनक कहा जाता है। और भारत में विश्व में सर्वप्रथम भौगोलिक ज्ञान का विकास हुआ था और मार्टिन बैहम को यह विश्व का ग्लोब बनाने का श्रेय मार्टिन बैहम को जाता है। दोस्तों तो हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनानी के निवासियों को भूगोल का व्यवस्थित रूप सर्वप्रथम प्रदान किया गया था। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन में दिया है ए हम्बोल्ट को, बी ब्लास को और सी कार्ल रिटर को और डी थेल्स को। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो मानव भूगोल का जनक ब्लास को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो कार्ल रिटर को क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहा जाता है। क्षेत्रीय भूगोल का जनक कार्ल रिटर को कहते हैं और थेल्स को गणित भूगोल का जनक कहा जाता है। गणित भूगोल का जनक कहा जाता है थेल्स को। और हम्बोल्ट ने कहा था कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। और ब्लाज को मानव भूगोल का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों और कार्ल रिटर इनको क्षेत्रीय भूगोल का जनक कहा जाता है और थेल्स को गणित भूगोल का जनक कहा जाता है। दोस्तों तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला विद्वान कौन था। ऑप्शन में दिया है ए इरेस्टोस्थनीज और बी पाइथागोरस, सी अरिस्टोटल
और डी कोपरनिकस ने। तो सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापने वाला विद्वान कौन था? तो यह इरेस्टोस्थनीज थे। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या नापा था और इरेस्टोस्थनीज। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। अगर बात करें पाइथागोरस, पाइथागोरस इन्होंने कहा था पृथ्वी को गोलाकार बताने वाला प्रथम विद्वान था। यह पृथ्वी को गोलाकार बताने वाले थे। और अरिस्टोटल ने इन्होंने कहा था पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है। दोस्तों पाइथागोरस ने गोलाकार कहा था और अरिस्टोटल ने पृथ्वी गोल है ये कहा था कि पृथ्वी गोल है, गोलाकार पाइथागोरस ने बताया था। और कोपरनिकस ने कहा था कि यह प्रतिपादित किया था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और पृथ्वी सूर्य का परिक्रमा करती है। दोस्तों पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। दोस्तों सर्वप्रथम त्रिज्या नापने वाले विद्वान, पृथ्वी की त्रिज्या सर्वप्रथम इरेस्टोस्थनीज ने नापा था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बात करें अगर पाइथागोरस, इन्होंने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है। और अरिस्टोटल ने कहा था सर्वप्रथम कि पृथ्वी गोल है। और कोपरनिकस ने कहा था कि सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है और सभी ग्रह इसके परिक्रमा करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हल करते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? ऑप्शन में दिया है ए आल्प्स, बी रॉकीज, सी माउंट मैकिन्ले और डी एंडीज। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो यह एंडीज पर्वत है, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। बात करें आल्प्स की, तो आल्प्स यह विश्व की नवीन वलित पर्वत है। दोस्तों अल्पास यह विश्व की नवीन वलित पर्वत है। और रॉकीज पर्वत, रॉकीज यह महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जानी जाती है। दोस्तों और माउंट मैकिन्ले यह उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। दोस्तों अल्पास पर्वत यह विश्व की नवीन वलित पर्वत है। और रॉकीज यह महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में इसे जानी जाती है, रॉकीज पर्वत को। और माउंट मैकिन्ले पर्वत यह उत्तरी अमेरिका की सर्वोच्च चोटी है। और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला यह एंडीज है। ऑप्शन डी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को हल करते हैं। पृथ्वी को चारों ओर से घेरे हुए
वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए दिया है वायुविज्ञान, बी वायुमंडल, सी ऋतु विज्ञान और डी बहिर्मंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को क्या कहते हैं? तो उसे हम वायुमंडल कहते हैं दोस्तों। और वायुविज्ञान यह वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को आयुर्विज्ञान कहते हैं। और ऋतु विज्ञान यह वायुमंडल के निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान कहते हैं। और बहिर्मंडल यह पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपरी वायुमंडल की परत है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर में जो स्थित है वायुमंडल, उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं दोस्तों पृथ्वी के जो चारों ओर से घेरे हुए है उसे वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल की ऊपरी परत को वायुविज्ञान कहते हैं। और वायुमंडल की निचली परत को ऋतु विज्ञान कहते हैं। और डी बहिर्मंडल यह पृथ्वी की सतह से जो सबसे दूर में मंडल इसे स्थित है उसे हम बहिर्मंडल कहते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा है। ऑप्शन में दिया है ए अल-नीलो जलधारा, क्यूरोसिया जलधारा, गल्फ स्ट्रीम जलधारा और बेगुला जलधारा। तो विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है? तो यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा यह सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों बात करें अगर ऑप्शन ए की अल-नीलो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। दोस्तों अल-नीलो जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं। और क्यूरोसिया जलधारा को जापानी लोग इसे जापान की काली धारा कहते हैं। जापान में इसे जापान की काली धारा कहा जाता है। और गल्फ स्ट्रीम यह महासागरीय सबसे तेज बहने वाली जलधारा है। और बेगुला जलधारा यह अफ्रीका के दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। दोस्तों विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा यह गल्फ स्ट्रीम जलधारा है। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और अल-नीलो जलधारा यह क्रिसमस के बच्चे की धारा कहा जाता है। और क्यूरोसिया जलधारा को जापान के लोग इसे जापान की काली धारा कहते हैं। और बेगुला जलधारा यह अफ्रीका में दक्षिण पश्चिम तट पर बहने वाली महासागरीय जलधारा है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 को हल करते हैं।
मोती का माला किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए पच्छाभ मेघ को, बी कपासी मेघ को, सी वर्षा स्तरी मेघ को और डी कोई नहीं। तो मोती का माला किसे कहा जाता है? तो यह पच्छाभी मेघ को मोती का माला कहा जाता है और इसी को रेशेदार दिखाई देने वाली मेघ कहा जाता है और कपासी मेघ को यह फूल गोभी के समान दिखाई देने वाला है, दिखाई देता है। और वर्षा स्तरी मेघ यह अत्यधिक वर्षा करने वाला मेघ है। दोस्तों, मोती का माला पच्छाभी मेघ को कहा जाता है और इसी को रेशेदार दिखाई देने वाला मेघ भी कहा जाता है और कपासी मेघ यह फूल गोभी के समान दिखाई देता है और वर्षा स्तरी मेघ यह अत्यधिक वर्षा करने वाला मेघ है। तो दोस्तों, ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 को हल करते हैं। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन दिया है ए नील नदी, बी अमेजन नदी, सी राइन नदी और डी कांगो नदी। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। बात करें अगर सबसे लंबी की, तो नील नदी सबसे लंबी नदी है। नील नदी ये सबसे लंबी नदी है और सबसे चौड़ी अमेजन नदी है और नील नदी को मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र का वरदान कहा जाता है और यह विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। और अमेजन नदी यह सबसे चौड़ी नदी है और अमेजन वर्षा वन को वर्षा वन को यह पृथ्वी का फेफड़ा इसे कहा जाता है। इसे पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। और राइन नदी यह सबसे व्यस्त नदी है। यह सबसे व्यस्त नदी है और इसे कोयला का निर्यात सबसे अधिक किया जाता है राइन नदी से और यह सबसे व्यस्त नदी है राइन नदी। इसे कोयले ढोने वाली नदी भी कहा जाता है और इसी को राइन नदी को यूरोप व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यूरोप व्यापार की जीवन रेखा भी कहा जाता है इसे। और कांगो नदी यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है। और कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कर्क रेखा को माही नदी काटती है 2 बार और भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपो नदी 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी यह मकर रेखा को 2 बार काटती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है और मकर रेखा को लिम्पोपो नदी और भूमध्य रेखा को कांगो नदी 2 बार काटती है। और विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है और इसी अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और सबसे लंबी नदी नील नदी को कहा जाता है। इसी को मिस्र का वरदान भी कहा जाता है नील नदी को।
और राइन नदी यह सबसे व्यस्त। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? ऑप्शन दिया है ए भूकंप के झटके, और बी दूरी मापने में, सी भूकंपी तरंगे मापने में, और डी आर्द्रता मापने में। तो रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापने में किया जाता है? तो यह भूकंप के झटके को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। और दूरी मापने के लिए पारसेक, दूरी मापने के लिए पारसेक का प्रयोग किया जाता है। पारसेक। और भूकंपीय तरंगे मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है आर्द्रता मापने के लिए। और भूकंप के झटके मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और दूरी मापने के लिए पारसेक और प्रकाश वर्ष भी इसका मापन का इकाई है। और भूकंपी तरंगे मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा। भूकंप झटके मापने के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को हल करते हैं। विश्व के संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? ऑप्शन दिया है ए 11%, और बी 71%, सी 25% और डी 29%। तो विश्व के संपूर्ण धरातली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? तो ऑप्शन ए 11% भाग जो कि कृषि योग्य है। और अगर बात करें संपूर्ण पृथ्वी पर, तो संपूर्ण पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। 71% जल पाया जाता है और 29% यह स्थल पाया जाता है। दोस्तों और यह 11% कृषि योग्य है क्षेत्र। ऑप्शन ए हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों धन्यवाद।